फॉरेस्ट विभाग है जिसके सीसीएफ दुर्गा साहब हैं कि किस तरह को जंगल को बचाने की, जो जंगल खत्म हो गए उनको, और उसमें जो पर्यावरण को लेके हम बच्चों के साथ किस तरह की चीजें कर रहे हैं कि बच्चे उस पर्यावरण से जुड़े, इसको लेकर आप किस तरह का काम कर रहे हैं या किस तरह की आपकी जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियां होती हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, और उसमें जो यहाँ का आदिवासी है, जो यहाँ का नागरिक है, उसकी सहभागिता कैसी है, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। नमस्कार। जैसे आपने कहा कि बस्तर जो है वनों से आच्छादित है, और निश्चित रूप से जो बस्तर एरिया है वो साल वनों के नाम से भी जाना जाता है, और यही कारण है कि साल वन जहां भी रहते हैं, पाए जाते हैं, वहां पे जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बाकी जगहों की तुलना में काफी कम होता है। और यही कारण है कि कुछ समय पहले, मैं जहां तक मेरा अनुभव है, मैं केसकाल में था, उस समय कूलर की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक सिंपल से सादे से पंखे से काम चला करता था। और आज थोड़ा सा इसमें बदलाव जरूर आया है, इसमें हम सबको ये जागरूक होने की आवश्यकता है। और जहां तक इस पर्यावरण को, इस वनों को बचाने और संरक्षण सुरक्षण की बात है, और इसके लिए हम लोग हर क्षेत्र में, हर रेंज लेवल पे, उसके ग्रामीण लेवल पे, गांव लेवल पे वन सुरक्षा समितियां का गठन किया गया है। और ये वन विभाग को सहभागिता सुनिश्चित कराते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, जब दोनों हाथ से ताली बजाया जाता है तो एक नया धुन आता है, एक नया सहयोग आता है। और इसी तर्ज पर, शासन के निर्देश पर पिछले कई वर्षों से वनों की सुरक्षा के लिए, वनों की संरक्षण के लिए जो ग्रामीण है उनकी जो सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वो भी अपने स्थान पे अपना भूमिका निभाएं और हम भी जो है अपना भूमिका निभाएं, और हम मिलजुल के आपसी समन्वय करके इस अंजाम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये जो आज बहुत बड़ा एक देश में एक बहुत बड़ा आपत आने वाला समय में होने वाला है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग की। और इसमें निश्चित रूप से वनों की महती भूमिका होती है। इस चीज को हम लोग प्रयास करते हैं कि उन ग्रामीणों तक, उन समिति सदस्य के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनकी जानकारी बढ़े और उसके बाद में हम सब लोग मिल करके उन वनों की सुरक्षा कर पाए। और इसी दिशा में इस साल मेरे जो सर्किल है, मतलब जगदलपुर सर्किल है, जिसमें 4 जिले आते हैं, 4 वन मंडल आते हैं, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और जगदलपुर। इसमें 72 लाख पौधे हम लोग रोप रहे हैं किसानों खेतों में और हमारे जंगलों में, ताकि इसकी जो ग्रीनरी है वो बढ़े और ऑक्सीजन बढ़ाने में, क्लाइमेट को मेंटेन करने में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में हमने अभी काम चालू कर दिया है। और दूसरा, मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग जल्दी ही, शीघ्र ही सभी जिलों में एक पेड़ मां के नाम, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, इसको जो है हमारी राज्य सरकार अमली जामा पहनाने के लिए आने वाला 11 तारीख को वृहद स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर एक साथ सभी स्कूलों में, आश्रमशालाओं में, जनपदों में, या फिर जो भी शासकीय और अशासकीय संस्थानें हैं जहां पे पेड़ लगाने के इच्छुक हैं, और वहां पे जो है सामूहिक रूप से पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ मां के नाम। इस तरह से यदि हर कोई इस अभियान में शामिल होगा तो निश्चित रूप से एक पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, वातावरण को अच्छा रखने के लिए काफी बड़ा भूमिका होगा। ये इस मंच के माध्यम से मैं सभी को सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसमें जो है बढ़ चढ़ के शामिल हों, और निश्चित रूप से हमारा बस्तर फिर से उस दिशा में जो जा रहा था उसको हम रोक पाएंगे। यही मेरा मैसेज है, और ये हमारे विभाग की गतिविधियां हैं। जहां तक शिक्षा के मामले में,
जो वन विभाग का जो सहयोग है, बोलते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे जड़ी बूटियां हैं, लघु वनोपज है और इस तरह से की पाई जाती हैं। उनको बेच करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो काफी अच्छा उनको मुनाफा मिलता है, आमदनी मिलता है। और इसी दिशा में एक तेंदुपत्ता एक लघु वनोपज है और वो एक ऐसा वनोपज है जिसके लिए जो संग्राहक है, जिसको तोड़ता है, उसको संग्राहक बोलते हैं। तो वो साल भर से उसका रास्ता दिखता है, इंतजार करता है और इससे जो है बढ़ चढ़ करके अपना सारा काम छोड़ करके, क्योंकि ये टाइम बाउंडिंग काम होता है कि समय पे जो है इसका तोड़ाई होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ऐसा रणनीति बना करके, ऐसा मिशन चला करके, ऐसी योजना बना करके काम को इसको अंजाम देते हैं। और यही कारण है कि आज बहुत सारे जो संग्राहक परिवार हैं उनके चेहरों में खुशी नजर आती है। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इस साल 2024 सीजन में जगदलपुर वन वृत्त में 155 करोड़ का तेंदुपत्ता इकट्ठा हुआ है। 155 करोड़ का। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें जो है केवल 5 या 6 दिन समय लगा करके, तोड़ाई के जो वर्किंग जो डे है, इतना समय देकर के इतने सारे पैसे उनके हाथों में जाता है। अभी हम लोगों ने बैंक के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किया है और कुछ ऐसे एरिया है जहां पे मतलब लोगों के खाते नहीं है, तो वहां पे नगद भुगतान की सरकार की अनुमति से, उनके परमिशन से वितरण का काम अभी जारी है। इसी काम को मैं कल देखने गया था और जैसे अभी मैं आईजी साहब से बात कर रहा था कि पहली बार जो है मैं निश्चिंत होकर के दोरनापाल से जगरगुंडा तक गया था। एक ऐसा एरिया है जहां पे पहुंचना आसान नहीं है और आज के तारीख में निश्चित रूप से बस्तर पुलिसिंग ऐसा की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है कि मैं जगरगुंडा से लगभग 6:30-7 बजे वहां से निकला था और किसी तरह के डर भाव के, और रोड वहां पर इतना बढ़िया बना है, जैसे अभी साहब बता रहे थे, चिंता गुफा करणपुर होते हुए जो है मतलब कि वो जगरगुंडा तक बड़ा पक्का रोड बन गया। ये बहुत ही सराहनीय काम है और निश्चित रूप से इसमें काफी बड़ा भूमिका पुलिस विभाग का है। और हाँ, ये जो पैसा जो तेंदुपत्ता का मिला है, कि मैं बहुत लोगों से मतलब वार्तालाप किया तो उनका ये कहना है कि इस पैसे से जो है हम बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, ये बहुत बड़ा एक सकारात्मक एक उनके अंदर में जो मैसेज हमको मिला कि इस पैसे से पढ़ाई कराएंगे, ड्रेस खरीदेंगे और जो कॉपी किताब है उसमें हम इसमें मदद करेंगे। और दूसरे उन्होंने खेती बाड़ी के बारे में उन्होंने किया कि खेती बाड़ी में लगाएंगे, जिसके कारण से हम इसमें और अच्छे बढ़ेंगे, जिसके कारण से बच्चों को भी आगे बढ़ाने में मदद रूप होगा। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है और यही मैं बताना चाह रहा था। धन्यवाद जी दुगा जी, बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे लगता है कि पुलिस ने या प्रशासन ने बेहतरीन सड़कें बनाई, बहुत सारी सुरक्षा दी, स्कूल बिल्डिंग बनाई, टीचरों की पोस्टिंग की, तो लोगों को लगा कि हमको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल में बच्चे आए उसके लिए उनको निःशुल्क किताबें दी, उनको साइकिल दी, गणवेश दिया, किसी भी तरह ड्रॉप आउट रोकने की कोशिश की कि बच्चे आए। बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कन्या प्रोत्साहन योजना लागू की। आपने फॉरेस्ट के माध्यम से जो बड़ा काम किया और जो कि लोगों के सीधे अकाउंट में पैसा जा रहा है और उनको पैसा मिल रहा है। वरना इस बस्तर में जब हम इसकी बस्तर की कहानी पीछे पढ़ते हैं तो बस्तर में बहुत सारी चीजें लोग आए कि कोई चिरौंजी ले लेता था नमक के बदले, मतलब इतनी कहानियां हैं कि बस्तर में तरह तरह की किंवदंती है कि लोग कैसे अमीर बने और जो अमीर धरती के गरीब लोग जिनको कहते हैं वो और गरीब होते गए और उनके हिस्से में बहुत सारी चीजें नहीं आई। बहरहाल फॉरेस्ट विभाग जो है वो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी योजना चलाता है जो सामान्य रूप से हमको दिखाई नहीं देती, पर निश्चित रूप से अंदरूनी क्षेत्र में जहां कोई जाने तैयार नहीं होता वहां पर भी लोग जाते हैं। पर परसेप्शन क्या होता है, मैं चूंकि हम ये मीडिया का मंच है तो परसेप्शन की बात करते हैं। क्या हम इस तरह से फॉरेस्ट विभाग कुछ चीजें कर रहा है कि जो आदिवासी है उनकी संस्कृति बचे, उनका संगीत बचे,
उनकी चीजों को कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की, चूंकि सबसे पहले व्यक्ति आप लोग होते हैं जो वहां पहुंचते हैं, बाकी लोग सब बाद में, शिक्षक बाद में है, पुलिस बाद में है, पटवारी बाद में है, पर आप चूंकि उनके बीच हैं और जंगल आपका है, तो इस तरह की कोई पहल हो रही क्या? जी निश्चित रूप से, जैसा कि आपने कहा कि पहले हम लोग भी सुनते थे कि 1 किलो नमक के बदले 1 किलो जो है चिरौंजी से एक्सचेंज किया जाता था, और इसी तरह से धीरे धीरे होता हुआ सरकार ने आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे लघु वनोपज हैं जिनका समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है। वो इस तरह से टोटल प्रोडक्ट हैं 67। इन वनोपजों को हम लोग सहकारी समितियों के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से पिछले कई वर्षों से उस समर्थन मूल्य से में खरीदी करते हैं, और उसके बाद में उसको आगे जो प्रोसेसिंग वगैरह होता है। और ये जैसे कि शहद के बारे में बात है, शहद का कलेक्शन करने के बाद में उसको प्रोसेसिंग करके हम जो है इसमें हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में इसको जो है सेल करते हैं, जिसके कारण से यहाँ के जो संग्राहक हैं जो इसमें लगे हैं उनके जीवन में निश्चित रूप से काफी प्रभाव देखने मिला है। और इसी उसमें जो तेंदुपत्ता के अलावा साल बीज है, और यहाँ पे महुआ की जैसी आपने बात कही, महुआ का कलेक्शन करते हैं, और वहां पे जो है ना फूड ग्रेड का महुआ मतलब ये होता है कि उसको जाली से ऊपर नीचे गिरने से पहले ही जो है उसको इकट्ठा किया जाता है ताकि उसको खाने के रूप में यूज किया जाए। और इस फूड ग्रेड महुआ का कीमत काफी अच्छा है। और अभी कुछ ऐसा मेरे पास एक ऐसा टीम आया था वहां से, इंग्लैंड से, वो यहाँ पे ये जानना चाह रहा है कि कितने वृक्ष हैं, और उसको हम लोग मदद कर रहे हैं कि हम गणना करने में एक अनुमान से कितना हमारे पास में महुआ के वृक्ष है, वो गणना करने के बाद में कुछ यहाँ पे उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करने के लिए इस महुआ में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें बनती है। केवल हम लोग जो है ना एक निगेटिव के कारण से जो है ना उसको गलत ढंग से देखते हैं, उसके हिसाब से यदि पॉजिटिव देखेंगे इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। अचार बनता है, उसका जो है मतलब कि चाय, यहां तक कि चाय भी बनता है, बहुत सारे टॉनिक्स बनते हैं। तो ये आने वाला समय में हमारे पास में ऐसा योजनाएं हम तैयार कर रहे हैं। इसको निश्चित रूप से ये यहां पर भी हमारे क्षेत्र में इसका प्रोसेसिंग चालू हो। महुए का जो है राजनांदगांव में चल रहा है, लड्डू बन रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो हम वो चीजें जो है ना यहाँ पर भी करके यहाँ के जो संग्राहक हैं, यहाँ के जो वनों में जो काम करते हैं, यहाँ जो मतलब कि लघु वनोपज में काम करते हैं, उनको उसका सीधा फायदा मिले। और इस दिशा में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड है निश्चित रूप से वो सबसे पहले पहुंचता है, और उसके बाद में वहां के क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारे ऐसे परंपरागत रूढ़ियां हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कि पुराने मतलब के समय के चीजें हैं, उनका ही संग्रहण करता है। इसी दिशा में यहाँ पर मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, आसना में एक म्यूजियम है, वहां पे जो है लघु वनोपज से लेकर बहुत सारी चीजों का वह संग्रहण करते हैं, वो उस प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग आकर के उनसे परिचित हों और उसका जो है बारे में समझ में आ जाए। दुग्गा साहब ने बहुत अच्छी चीजें बताई। हमारे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, पद्मश्री हैं और सैनी जी। मैं उनके साथ ये दूसरी बार मंच साझा कर रहा हूं। एक बार मुझे और मैंने टीवी चैनल पे उनका एक इंटरव्यू और एक सम्मान समारोह में ही इसी तरह एंकर था, और आज दूसरी बार उनके साथ हूं। हम लोग बहुत बात करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाएं आधी ताकत हैं, आधी आबादी है, उनको आधा हक मिलना चाहिए, पर जब हक देने की बात आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और देते भी तो आधा अधूरा देते हैं। फिर देने की बात आती तो कहते हैं हमने 33% दिया है, आधी आबादी को 50% भी नहीं देते, और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पर बस्तर में अगर कोई चीज तब्दीली हो रही है, और खास करके महिलाओं के एजुकेशन को लेकर जो कुछ काम सैनी जी ने किया है, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। सैनी जी आप हमारे साथ हैं।
मैं चाहूंगा कि आप बस्तर में जिस तरह से काम कर रहे हैं, खास करके बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, उस काम को आप और कहां आपके दिमाग में, वो सपने को आप कहां ले जाना चाहते हैं, और उस काम को लोग क्या आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या वो काम एजुकेशन के जरिए क्या और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इस बारे में हम चाहेंगे कि आप अपनी बात बताएं। आदरणीय मंच और सामने बैठे हुए हमारे भाई बहन, एक सवाल जो अभी यहाँ आया मेरे सामने, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताते हुए थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा कि 1975-76 में हम सर्वोदय के 40-45 कार्यकर्ता यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे बस्तर में घूमने का कार्यक्रम बनाया। तो हमको लगा कि हमारे प्रदेश के, मध्य प्रदेश जो पुराना था, उसका कोई भी जिला ऐसी स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में बस्तर था। और उसने, हम लोग बहुत सारी कल्पना लेके आए थे कि रचनात्मक काम करेंगे, खाद्य का काम करेंगे, चरखे चलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब यहाँ हम लोग 15-20 दिन घूमे तो मुझे लगा यहाँ कोई चीज सफल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ लोग अपने काम में मगन है। वो जो सुबह से शाम तक में पत्ता तोड़ के ले आए, उससे उनकी जिंदगी में जो काम चलना चाहिए वो चल जाता है, और बिल्कुल निष्फिक्र होकर के सोते हैं रात को। जो उन्होंने अपनी मेहनत से उनको प्राप्त हो गया, उसमें संतोष की जो भावना थी या जो गौरव की भावना थी, वो बड़ी अजीब दिखी। मालवा में तो ऐसा नहीं था, वहां तो दिन रात पैसे की और सामग्री की भूख जाग चुकी थी, लेकिन यहाँ भूख थी नहीं बिल्कुल भी। जो मिल जाए उसमें अत्यंत प्रिय लोगों में आकर के मुझे लगा मैं तो यहाँ पुराने जमाने के हिंदुस्तान का जो स्वर्ग था यहाँ चला आया। जिन बातों को हम किताब में पढ़ते हैं कि यहाँ ताला नहीं लगता था, ऐसा नहीं होता था, उसका मुझे यहाँ दिखाई दिया। मुझे लगा ये तो पुराना जो हिंदुस्तान हम किताबों में पढ़ते हैं वो हिंदुस्तान यहाँ आज है। लेकिन जब उसकी वास्तविकता देखने लग गए तो लगा कि उस सारे संतोष के पीछे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे परिश्रम के जो परिणाम है, परिश्रम का जो पैसा हमको मिलना चाहिए, जो सुविधाएं हमको मिलना चाहिए, जो समृद्धि हमारे पास आना चाहिए, वो नहीं आती है और जाने कहां से निकल जाती है। तो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में मेरे हम लोग 30-40 लोग थे। अकेले मुझे लगा कि अगर यहाँ हमने शिक्षा को काम को पहले हाथ नहीं पकड़ा तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। 39 वर्ष से एक का मामला था, मैं अकेला शिक्षा के बारे में खड़ा हुआ था। मेरे 39 साथी लोग लगे हुए थे कि नहीं, वहाँ चरखा आना चाहिए, करगा आना चाहिए, ये आना चाहिए, तेल घानी लगाएंगे, यहाँ बहुत ये होता है। तो मैंने सबसे अलग अपना कहा कि मैं एक स्कूल खोलूंगा। मुझे मेरे मित्रों ने बहुत कहा तू पागल आदमी है, सबसे अलग खड़ा होकर के स्कूल खोलने की बात कर रहा। मुझे लगा मुझे यहाँ स्कूल ही चाहिए। यहाँ लोगों में इच्छा ही नहीं है कि मेरे पास में अच्छा कपड़ा होना चाहिए, कि मेरे पास में अच्छा मकान होना चाहिए, मेरा गांव अच्छा होना चाहिए, कि मेरा गांव ऐसा होना चाहिए, मेरे लड़का लड़की जो इनको ऐसा होना चाहिए। कल्पना ही नहीं है। तो जब कल्पना ही नहीं है, विचार ही नहीं है, आकांक्षा ही नहीं है, तो किस विधा के ऊपर आप विकास को खड़ा करेंगे? शिक्षा के सिवाय कोई दूसरा साधन हो सकता है? इसलिए मैंने एक छोटा सा अपना स्कूल शुरू किया और तीसरे चौथे दिन यहाँ का एक भाई था, रोंडू नाम था सरपंच का, उसने मुझे कहा कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो तभी एक लड़की भागी आई और मेरे को शुरू से भाई साहब कहते हैं वो लोग, अभी तो ताऊ जी कहते हैं। तो बोले भाई साहब हमारे लिए भी स्कूल शुरू करो। तो मुझे लगा ये तीसरे चौथे अभी मेरे स्कूल को चालू करने को मुझे 5-10 दिन हुए हैं और ये लड़की यहाँ एक आ गई है कि हमको भी पढ़ाओ। लड़की क्यों पढ़ा रहे हो?
तो मैंने सरपंच से कहा कि मैं लड़कियां ही पढ़ाऊंगा। तो सरपंच ने घोर विरोध किया मेरा, लड़की कोई पढ़ाता है क्या, इनको पढ़ाने की क्या जरूरत है। और धीरे धीरे जब मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि कल इन्होंने अगर ये पढ़ लिख के बोले कि हम तो नौकरी करेंगे और घर का भात नहीं पकाएंगे तो भात कौन पकाएगा, ये समस्या खड़ी हुई थी महिलाओं की शिक्षा में। इसलिए मैंने तय किया कि नहीं, मैं कोई स्कूल नहीं खोलूंगा, मैं कन्याओं के आश्रम ही खोलूंगा। और कन्याओं का आश्रम खोला। मुश्किल से 3-4 महीने मुझे 3-4 बालिकाएं मिली। और अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे यहाँ जो बालिकाओं के आश्रम है उन लोगों ने जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ उन लोगों ने महिलाओं को क्या कर सकती हैं इसको सिद्ध नहीं किया। चाहे खेलकूद ले लीजिए, चाहे पढ़ना लिखना ले लीजिए, चाहे फौज में भर्ती होना ले लीजिए, हर जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये अकेले शिक्षा के कारण से हुआ। शिक्षा से मेरा मतलब ये नहीं है जो उनके पाठ्य पुस्तक है उतना ही नहीं है, लेकिन स्कूल खोलने के साथ में मुझे अवसर बहुत मिले। पाठ्य पुस्तक तो पढ़ाई, लेकिन मैंने सारी दुनिया की जो चीजें थी, जो दुनिया की खबरें हैं, मैंने अपने उन बच्चों को मैंने भूल ही गया मैं कि ये क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं दुनिया भर की सारी खबरें अपने बच्चों के पास पहुंचाता था। धीरे धीरे उनके बच्चों के माता पिता आते थे, बैठते थे, मैं उनको समझाया करता था, तो वो गूंगे की तरह मेरी बात सुनते रहते थे। क्योंकि 6 महीने के अंदर मुझे दिखाई देने लगा